हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का मेटलर्जी और इसको अपन मेटलर्जी कक्षा 12 के साथ साथ इसे अपन आईआईटी और जेई से संबंधित यदि जो भी क्वेश्चन है, नीट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको भी अपन हल करने जा रहे हैं। तो लीजिए बढ़ाते हैं इस चैप्टर को आगे। इसकी 2 कक्षाएं अब तक हो चुकी हैं। यदि कोई आज ही मेरा वीडियो देख रहा है तो इससे पहले जाइए आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें पूरा का पूरा इस चैप्टर का सार है। फिर लेक्चर नंबर 2 को अपने आगे बढ़ाया था और कंसंट्रेशन की मेथड्स पढ़े थे। कंसंट्रेशन जो सांद्रण कर रहे हैं अपन किसी भी अयस्क का, तो सांद्रण के लिए मैंने 4 विधियां अपने अभी बात कर रहे थे इस चैप्टर में। पहली विधि की बात हो रही थी भाई, ग्रेविटी सेपरेशन हो गया था, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया और तीसरा पढ़ लिया था अपन ने झाग-पलवन विधि के नाम से फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अपना मेथड है लीचिंग, जो चौथा और सांद्रण का लास्ट है लीचिंग या केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन मेथड देखिएगा क्या होता है। लीचिंग का तात्पर्य होता है निक्षालन। निक्षालन। केमिकल सेपरेशन का तात्पर्य होता है रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक पृथक्करण सीधा लिख देते हैं अपन, रसायन पृथक्करण यानी रासायनिक विधि द्वारा इम्प्योरिटीज को हटाना, ये कहला रहा है अपना लीचिंग। अब देखिए लीचिंग मैंने कहा था कि हर एक जो मेथड है, प्रोसेस है, वह किसी ना किसी प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, अब प्रिंसिपल की क्या है कि भाई अलग अलग प्रकार के अपने पास अयस्क हैं और हैं, तो उनके लिए अलग अलग मेथड काम में लेते हैं। जैसे इम्प्योरिटीज और मेटल जो और है उसके यदि घनत्व में पर्याप्त अंतर है तो अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन। यदि इम्प्योरिटी यानी अधात्री और धातु अयस्क में से कोई एक यदि मैग्नेटिक नेचर रखता है तो कौन सी काम में लेते हैं अपन? मैग्नेटिक सेपरेशन। और यदि धातु अयस्क में सल्फाइड अशुद्धियां हैं, मौजूद हैं, यानी धातु सल्फाइड अयस्कों के लिए कौन सी काम में लेते हैं अपन? झाग-पलवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और अब फिर ये किसके लिए काम में लेंगे भाई? केमिकल जो सेपरेशन है वो विधि किस हेतु प्रयुक्त की जाएगी? तो यहां पर सीधी सीधी बात ये है, व्हेन मेटल इज मोर सोल्यूबल देन इम्प्योरिटीज, यानी जब धातु मैट्रिक्स या गेंद या आधात्री की तुलना में अधिक सोल्यूबल हो, आधात्री की तुलना में विशेष अभिकर्मक में अधिक विलय हो, तब कौन सी विधि काम में लेनी है अपने को? लीचिंग मेथड। ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर एक मेथड और आएगा आगे। यहां पर उस समय मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। उस समय क्या रहेगा? मैट्रिक्स है जो आधात्री है वह धातु की तुलना में ज्यादा सोल्यूबल रहेगी। तो अभी यहां पर केवल अपन सीधा इसको पढ़ते हैं, लीचिंग को पढ़ते हैं कि जब धातु है, धातु में कोई विशेष अभिकर्मक मिलाएंगे भाई, प्रत्येक धातु है उसको घोलने के लिए विशिष्ट अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। तो जब धातु है वह आधात्री की तुलना में किसी अभिकर्मक में अधिक ज्यादा मात्रा में घुलनशील हो या विलय हो, तो उस स्थिति में अपन कौन सी प्रोसेस काम में लेते हैं? लीचिंग प्रोसेस काम में लेते हैं। क्लियर है बात? और इस प्रोसेस के द्वारा अपन किन का निष्कर्षण करते हैं? एल्यूमिनियम का करते हैं, और यानी सोने का करते हैं, चांदी का करते हैं। बेसिकली अपन इनका निष्कर्षण इसके द्वारा करेंगे, पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण लीचिंग प्रोसेस के द्वारा करेंगे, जिसका अयस्क का नाम क्या होता है? बॉक्साइट। और उनका सोने का निष्कर्षण पढ़ेंगे और चांदी का निष्कर्षण पढ़ेंगे। ये इन सब के लिए कौन सी मेथड काम में लेनी है? सांद्रण के लिए अपन पढ़ रहे हैं आप सांद्रण की विधियां। तो सांद्रण की विधि में आज चौथी विधि है और यह चौथी विधि इन तीनों के ऊपर अप्लाई करेंगे अपन। क्लियर है बात? चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करने जा रहे हैं कि भाई एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से करने वाले हैं अपन। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर लीचिंग प्रोसेस या निक्षालन, हिंदी में इसको अपन निक्षालन बोलते हैं। निक्षालन प्रक्रिया पढ़ रहे हैं अपन, किसका निष्कर्षण करने वाले हैं? एल्यूमिनियम का। तो देखिए अपना टारगेट क्या है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर माइंड में सेट कीजिए। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा, पहले अपन क्या है धातु गैस को चूर्णित बना लेते हैं।
चूर्णन के बाद में क्या करते हैं, सांद्रण। सांद्रण की 4 विधियां हैं, तो यहां अपन क्या करवा रहे हैं, सांद्रण करवा रहे हैं। और सांद्रण के बाद चौथी विधि पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अपना टारगेट क्या है, यहां मेटल जो और होता है एल्यूमिनियम का धातु अयस्क कौन सा होता है, धातु अयस्क का क्या नाम है भाई, इसके धातु अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट। और फॉर्मूला क्या होता है भाई, Al2O3 2H2। ठीक है, अपन ने क्या किया, ये चूर्णित अवस्था में अपने पास आ गए। अब इसका क्या करना, अपने को सांद्रण करवाना है। सांद्रण का टारगेट अपना क्या है, अपना टारगेट है इससे H2O हटा देना। सांद्रण करके इसको क्या बना देना है, एल्यूमिना में बदल देना है। एल्यूमिना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। अपना टारगेट है ये, यहां से कहां पहुंचना है, यहां। इसके आगे की फिर प्रोसेस सांद्रण के बाद में क्या करवाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में तो अपने आप ही बदल गया, अपने आप है ही ऑक्साइड में। तो इसके बाद में क्या करते हैं, ऑक्साइड के बाद में अपचयन करवाते हैं। तो आगे इसका अपचयन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम मिलेगा। इस एल्यूमिनियम का फिर शोधन करवाएंगे तो शुद्ध एल्यूमिनियम अपने को मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म में आपको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है, लेकिन अपना टारगेट यहां से यहां तक का है। अभी भाई बॉक्साइट को किसमें बदलना है, एल्यूमिना में। बॉक्साइट एल्यूमिना में बदल गया, इसका मतलब बॉक्साइट का क्या हो गया, सांद्रण हो गया, यानी H2 यहां से हट गया है और एल्यूमिना प्राप्त हो गया है। क्लियर है बात। चलिए, एल्यूमिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, एलिंगम डायग्राम में भी आप इसको पढ़ने वाले हो, इसलिए बिल्कुल सावधानी से ध्यान से पढ़ें। अब देखिए, बॉक्साइट से एल्यूमिना का चेंज होना, बॉक्साइट से एल्यूमिना में बदलना क्या कहला रहा है, सांद्रण कहला रहा है बॉक्साइट का। इसकी प्रमुखतः 3 विधियां हैं। वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं, तो मैंने यहां इधर लिखा है बॉक्साइट, इधर से करवा लेता हूं। बॉक्साइट और बॉक्साइट के सांद्रण की 3 विधियां हैं भाई। वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं भाई, पहली विधि है बेयर विधि। ठीक है, दूसरी विधि है होल विधि और तीसरी विधि है सरपेट विधि, सरपेट मेथड। देखिए, ये 3 विधियां हैं, तीनों विधियों को आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है। तीनों की तीनों विधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब यहां दिमाग की टेंशन छोड़ दीजिए कि ये मुझे कैसे याद होगा, बिल्कुल आराम से याद होगा। मैं कंसेप्ट ही ऐसा बताऊंगा आपको कि याद होना ही पड़ेगा इसको। तो देखिए, बेयर विधि क्या है, होल विधि क्या है, सरपेट विधि क्या है, तीनों विधियों को अपन पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये देखते हैं कि कब कौन सी विधि अप्लाई होगी। तो यहां जब अपन बात करते हैं एल्यूमिना में, तो एल्यूमिना में जो आधात्री होती है, जो गेंद आप कह रहे हो, वो आधात्री कौन कौन होती है एल्यूमिना में। एल्यूमिना में होता है Fe2O3 की इंप्योरिटी होती है, सिलिका की इंप्योरिटी होती है, SiO2 की, और कुछ मात्रा में टाइटेनियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है। यानी इस बॉक्साइट में ये अशुद्धियां और होती है। क्लियर है बात। Fe2O3 है, SiO2 है और PiO2 है। इन अशुद्धियों के आधार पर ही ये 3 विधियां दी गई है। क्लियर है बात। अब देखिए, यहां पर बेयर कब लगाओगे, बेयर विधि तब लगेगी जब Fe2O3 तथा SiO2 की अशुद्धि बराबर मात्रा में हो। क्या हो, बराबर मात्रा में। भाई 2 अशुद्धियां ये जो है, ये दोनों की मात्रा क्या हो, बराबर हो। जितनी Fe2O3 है उतनी ही उसमें SiO2 की अशुद्धि भी है। तब कौन सी विधि काम मिलोगे आप, बेयर विधि। और यहां टाइटेनियम ऑक्साइड है वो अल्प मात्रा में रहेगा। टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो अल्प मात्रा में रहने वाला है। ये तो होगी बेयर विधि। ठीक है, चलिए होल विधि देखते हैं। होल विधि में क्या रहेगा, अभी तो इसमें दोनों अशुद्धियां बराबर हैं। यदि इन दोनों में से Fe2O3 आधिक्य में हो, Fe2O3 आधिक्य में यदि रहे तो कौन सी विधि काम में लेंगे, होल विधि। Fe2O3 आधिक्य में हो, और यदि SiO2 आधिक्य में हो तो कौन सी, सरपेट विधि। क्लियर हो गई बात। जब दोनों अशुद्धियां बराबर, बेयर
बेयर से बराबर। जब होल विधि हो Fe2O3 की मात्रा ज्यादा तो होल विधि, SiO2 की मात्रा ज्यादा तो सरपेट विधि। क्लियर है, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा कंसेप्ट है अपना ये। अब लेते हैं साहब, मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने आपको ये बताया कि अपन क्या करते हैं, यहाँ धातु अयस्क जो होता है, इस धातु अयस्क में कोई रिएजेंट मिलाते हैं और रिएजेंट में उसको घोलते हैं। मैंने क्या कहा था कि लीचिंग कब लगानी है, जब धातु अयस्क है वह आधात्री की तुलना में ज्यादा सोल्यूबल होता है अभिकर्मक में। इसका मतलब बोलेंगे विलयन बनाएंगे तो धातु अयस्क में क्या डालते हैं अपन, रिएजेंट। रिएजेंट डालेंगे तो विलयन बनेगा साहब, बन गया ना। और इस विलयन में कौन घुल जाएगा, धातु अयस्क तो घुल जाएगा, ठीक है, और आधात्री नहीं घुलेगी। यही तो सिद्धांत है इसका, लीचिंग का। निक्षालन का सिद्धांत क्या है, निक्षालन का सिद्धांत यह है, जब धातु अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में घोला जाता है, धातु अयस्क को जब उपयुक्त विलायक में घोला जाता है तो उसमें धातु है वह घुल जाता है और आधात्री है वह नहीं घुलती, अविलय रहती है। फलस्वरूप इन दोनों को छान लेते हैं, तो छन करके धात्री तो अलग हो गई और जो छनित बचा उसमें कौन आ गया, आपका धातु अयस्क आ गया। क्लियर है बात। तो अब यहां पर अपन ले रहे हैं, सब में अपने को ऐसा करना है। अब बेयर विधि का देखिएगा, इसमें थोड़ा अलग सिस्टम होता है, सरफेक में यहां पर विलयन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेयर विधि का और होल विधि का और सरफेक विधि, तीन विधियां सर, मैंने तीनों बता दिया आपको। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें तो ये बराबर मात्रा में है, इसमें Fe2O3 आधिक्य में है। भाई बॉक्साइट मैंने आपको दिया, अब मैंने आपको कहा कि लगाओ भाई, कौन सी विधि लगाओगे, कौन बताएगा आपको कि Fe2O3 ज्यादा है या कम है या SiO2 ज्यादा है, कौन बताएगा, बॉक्साइट खुद ही बताएगा। क्लियर है बात, कैसे बताएगा, देखिए यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, फिर समझिए। मैं कह रहा हूं कि बेयर विधि जब दोनों की मात्रा बराबर, होल विधि जब Fe2O3 ज्यादा, सरफेक जब SiO2 ज्यादा। अब आपको बॉक्साइट दे दिया और पूछ लिया कि लगाओ भाई, इससे कौन सी विधि लगाओगे, तो भाई कैसे पता चलेगा कि कौन सी अशुद्धि उसमें ज्यादा है, तो ये बताएगा बॉक्साइट। क्योंकि बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट जो होता है वह दो कलर का होता है, एक रेड और दूसरा व्हाइट। एक रेड हो गया, दूसरा व्हाइट हो गया, लाल रंग का हो गया और सफेद। अब ये खुद बता देगा आपको, जो बॉक्साइट दिया है आप तुरंत चेक करोगे वो कैसा रंग, रंग तो दिखता है अपने को। तो यदि सफेद है, सफेद है तो सरपेट, कौन सी विधि, सफेद है तो इसका मतलब उसमें कौन सी अशुद्धि है, SiO2 की अशुद्धि आधिक्य में है। सफेद है तो कौन सी अशुद्धि ज्यादा होगी, SiO2 की अशुद्धि आधिक्य में होगी। और SiO2 का मतलब कौन सी विधि, सरपेट विधि। क्लियर हो गई भाई बात, नहीं है कोई दिक्कत, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बेयर विधि और होल विधि में क्या करना है भाई, लाल रंग किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। तो लाल रंग किसकी वजह से हुआ, Fe की वजह से हुआ, इसका मतलब इनमें कौन सी अशुद्धियां हैं, Fe2O3 की अशुद्धि है। और इसके लिए ये दोनों विधि आप प्रयुक्त करोगे, कौन कौन सी, बेयर विधि और होल विधि। ठीक है भाई, ये तो कहानी निपटी आपकी कि भाई कौन सी विधि कब अप्लाई करनी है। ठीक है, अब अपना टारगेट क्या है, धातु अयस्क में क्या मिला रहे हैं अपन, विलायक मिला रहे हैं। धातु अयस्क में अपन विलायक मिला रहे हैं और विलयन बन रहा है। ठीक है, इस विलयन में कौन घुल रहा है, धातु अयस्क घुल रहा है। तो जो विलायक आप ले रहे हो, जो रिएजेंट आप ले रहे हो, वो रिएजेंट भी सब में अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि अशुद्धियां अलग अलग है भाई। इसमें दोनों की मात्रा बराबर है, इसमें Fe2O3 की ज्यादा है, इसमें SiO2 की ज्यादा है। तो तीनों के लिए रिएजेंट जो होंगे, जो विलायक होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो बेयर विधि का जो रिएजेंट है वो होगा कास्टिक सोडा, NaOH। याद रखें आप इस चीज को, बेयर विधि में बॉक्साइट की अभिक्रिया किससे करवानी है, NaOH से करवानी है। होल विधि में जो रिएजेंट रहेगा वो रहेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये होल विधि में रहेगा रिएजेंट। और सरपेक विधि में रहने वाला है कोक प्लस नाइट्रोजन, यानी कोक प्लस नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्स।
सरपेक विधि आप अप्लाई करवा रहे हो तो इनसे अभिक्रिया कराओगे, कार्बन और नाइट्रोजन गैस से। होल विधि है तो सोडियम कार्बोनेट से, और बेयर विधि है तो किससे अभिक्रिया करवानी है, NaOH से। अब बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई समस्या हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए ये आपका, इससे ज्यादा इजी तरीका हो नहीं सकता इसका। तो फटाफट रिवाइज करते हैं अपन क्या कह रहे हैं कि भाई धातु एस है, धातु एस को बॉक्साइट कह रहे हैं, बॉक्साइट का टारगेट क्या है, एल्यूमिना में चेंज करना। इस प्रोसेस को अपन सांद्रण कह रहे हैं। एल्यूमिना या बॉक्साइट में ये 3 प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, Fe2O3, SiO2 और TiO2। TiO2 तो अल्प मात्रा में ही रहता है तो बेयर विधि द्वारा पृथक हो जाता है। Fe2O3 और SiO2 की मात्रा यदि बराबर है तो बेयर, Fe2O3 की मात्रा यदि अधिक है तो होल, SiO2 की मात्रा यदि ज्यादा है तो सल्फेट। क्लियर है बात? फिर इनके रिएजेंट भाई ये तो ले लिए, अब इसको घोलेंगे किसमें, विलायक में घोलेंगे ना, तो विलायक क्या लेंगे यहाँ पर, NaOH लेंगे। तो बेयर के लिए, होल के लिए सोडियम कार्बोनेट और सल्फेट के लिए कार्बन प्लस नाइट्रोजन। अब बोलिए यहां कहीं दिक्कत हो तो बताइए, लिखें आप। क्लियर है बात? चलिए बढ़ाएं इसको आगे, चलो चलते हैं आगे। चलिए अब बारी बारी से अपन एक एक विधि को लेते हैं, बेयर, होल और सल्फेट को। तीनों विधियों को अपन पढ़ते हैं। तो पहले विधि लेके आ रहा हूं बेयर विधि। ठीक है, टारगेट वही, टारगेट क्या अपना, टारगेट है बॉक्साइट। बॉक्साइट को अपने को किसमें डिसॉल्व करना है, NaOH में। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं अपन, धातु S कौन सा है भाई, धातु S का नाम है बॉक्साइट। और रिएजेंट कौन है भाई, अभिकर्मक। रिएजेंट है कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, अपना टारगेट क्या है, धातु S में NaOH मिलाएंगे, विलियन बन जाएगा। उस विलियन में कौन डिसॉल्व होगा, धातु डिसॉल्व होगा और अधातु डिसॉल्व नहीं होगी। ये बेयर विधि कब लागू होगी, जब Fe2O3 और SiO2 की अशुद्धियां क्या होंगी, दोनों की मात्राएं बराबर होगी। दोनों अशुद्धियों की मात्रा उसमें क्या होगी, बराबर होगी। तो वह कैसा दिखेगा, बेयर विधि होगी वह। क्लियर बात? चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, बॉक्साइट है Al2O3 2H2, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं भाई, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन NaOH से। अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, NaOH से। तापमान अपन ने थोड़ा सा रखा है उच्च, 473 500 केल्विन और 35 वायुमंडलीय दाब पर, दाब ज्यादा रखा अपन ने। इसके साथ में अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं बॉक्साइट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अपने पास जो मिलेगा वो मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2O, ये अपने को प्राप्त होने वाला है यहाँ पर। क्लियर होगी बात भाई? यहाँ पर ऐसी कोई समस्या यहाँ नहीं होनी है। तो इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 है, 3 हो गया, ये 2, ये संतुलित हो गया अपना, सीधा सीधा अपना संतुलन कर लिया है। यहाँ संतुलन का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है, वैसे अपने को तमाम अभिक्रियाएं संतुलित ही लिखनी चाहिए, लेकिन अपना टारगेट यहाँ क्या है, अपना टारगेट है कि इसका संतुलन कैसे करवा रहे हैं और अपने को प्राप्त क्या हो रहा है। तो प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो अपने इसको संतुलित किया है, तो संतुलन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रोडक्ट है। तो इसको अपने नाम दिया है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये अपने को प्राप्त हो गया। क्या किया अपन ने, AlO2 2H2 में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके उच्च ताप और 35 वायुमंडलीय दाब पर अपन ने इसको गर्म किया। गर्म करेंगे तो अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ये क्या है, विलयशील है, विलियन बन गया है। ये क्या है, विलियन है। इसका मतलब जो ये लिया था अपन ने वह तो घुल गया और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। तो ये कहां रह गई, ये तो घुली नहीं तो कहां रह गई, अघुलनशील रही, ये घुल गया। इसका मतलब ये द्रव में रह गया, ये ठोस रूप में। तो छान सकते हैं ना इसको आराम से, तो छान लेंगे तो ये छनित में आ जाएगा। छन गया ना, ये नीचे आ गया, छनित आ गया। तो इस छनित में अब क्या करने वाले हैं अपन, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिया है ये छनित है अभी, AlO2 ये छनित है भाई, छाना हुआ है, ये ना बात। इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और पानी डाल करके इसे तनु कर लेंगे, तनु बना लेंगे इसको। तनु बनाने से
और साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में ताजा, थोड़ी सी मात्रा रिएक्शन एक्टिवेट हो जाए ताकि ताजा बना हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल देता है इसमें। भाई सोडियम मेटाएल्यूमिनेट छनित है, इसमें पानी डाला और पानी डाल करके इसको तनु कर लिया। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप नोट्स भी तैयार कर लें। बाकी तमाम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे नोट्स प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऐसे ही हर एक चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम नोट्स मिलते जाएंगे। हो सकता है वो उन नोट्स को प्रोवाइड करवाने में 1-2 दिन लग जाए, लेकिन वो नोट्स हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी मैं जो बोल रहा हूं उस लिहाज से आप खुद नोट्स बनाइए, वो सबसे अच्छा रहता है। उससे आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो में कैसे एक्सप्लेन किया था, और वैसा का वैसा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नोट डाउन करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे भाई बॉक्साइट है, बॉक्साइट की अभिक्रिया Na से करवाई तो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बन गया, यह विलयन के रूप में रहा। और आधात्री जो Fe2O3 और SiO2 है, ये आधात्री है, ये एबिलेसिल रही। फलस्वरूप विलयन को छान लेते हैं, छनित में आ गया सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट में जल डाल करके इसे तनु कर लिया जाता है और थोड़ी मात्रा में इसमें ताजा बना हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। ऐसा होने पर ये जो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट है इसका पूरे का अवक्षेपण हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस पूरे का अवक्षेपण हो गया प्लस NaOH प्राप्त हो गया। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप। अब देखो कई स्टूडेंट्स इनको सिंबल्स को कंफ्यूज होते हैं इसके लिए, तो यहां देखिएगा ऊपर की तरफ यदि तीर दिखाते हैं तो गैस के लिए होता है, और नीचे की तरफ तीर दिखा दिया इसका मतलब ये अवक्षेप के लिए है। तो ये श्वेत रंग का अवक्षेप अपने को प्राप्त हो जाता है, व्हाइट पीपीटी बन जाता है। अब साहब इस व्हाइट पीपीटी श्वेत अवक्षेप को क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा सुखा लेते हैं और सुखा करके निस्तापन की प्रक्रिया अपनाते हैं। निस्तापन और भर्जन मैंने बताया था पहले लेक्चर में। निस्तापन में क्या होता है, आउटलाइन इसीलिए तो मैंने दी थी क्योंकि टर्म आएंगे बीच बीच में। निस्तापन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति रखी है, उच्च ताप दिया है इसको, उच्च ताप देने पर क्या होगा, यहां से जल के अणु हट जाएंगे और ये किस रूप में चला जाएगा, एल्यूमिना में, Al2O3 ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया प्लस H2O मुक्त हो गया, हट गया, यहां से बाहर चला गया। क्लियर है बात। तो यहां पर इसको संतुलित कर लेते हैं, ये लीजिए साहब, ये संतुलन अपना हो गया। अब यहां पर अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट मैंने यही तो बताया आपको कि बॉक्साइट को किसमें बदलना, एल्यूमिना में, यही तो टारगेट है। इसका मतलब अपना सांद्रण हो चुका है, सरपेक विधि कहती है ये। और इसके आगे की प्रोसेस फिर क्या है भाई, पहला वीडियो क्या कहता है, पहले चूर्ण कराओ, चूर्ण के बाद सांद्रण, सांद्रण के बाद ऑक्साइड में बदलो, ऑक्साइड में बदला हुआ है, ऑक्साइड के बाद में क्या कराओ, अपचयन। तो इसके आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इसका आगे करवाएंगे अपन रिडक्शन, रिडक्शन करवाएंगे तो ये एल्यूमिनियम किसमें बदलेगा, एल्यूमिनियम में जो अशुद्ध रहेगा इसकी फिर रिफाइनिंग होगी यानी शुद्धिकरण होगा, तो ये शुद्ध एल्यूमिनियम में अपने को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं सांद्रण की विधि, इसलिए अभी अपन ने इसको यहां तक ही रखा है, एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। चलिए यहां तक तो रही इसकी बेयर विधि, लेकिन बेयर की एक और विधि है जो वैकल्पिक विधि के नाम से जानी जाती है। वैकल्पिक विधि में क्या है, तो नेक्स्ट में लिख देता हूं यहां पर वैकल्पिक विधि, एक लाइन में निपटने वाली बात है वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि में क्या होता है भाई, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट अपन ने लिया था वह सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में पानी तो है, ठीक है ना। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पानी और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे तो ये जल योजित एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहां से यहां तक संयम अभिक्रिया है, ठीक है, वैकल्पिक विधि में। अब इसके बाद आगे से लेते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 की अभिक्रिया किससे, H2O, और क्या प्रवाहित कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराने पर अपने को जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है जल योजित एल्यूमिना, ठीक है। तो Al2O3 H2O ये अपने को प्राप्त हो गया और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया, ये हो गया ना भाई Al2O3। अब क्या करें भाई, अब आगे तो दिख रहा है आपको, अब करवाना है इसका निस्थापन, गर्म कर दो इसको,
भाई ये है क्या, ये Al2O3 OH H2O, ये ना, इसको गर्म करो तो क्या प्राप्त होगा आपको, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिना, जल बाहर चला जाएगा। यही तो चाह रहे थे अपन। तो ये एक वैकल्पिक विधि है जो कहां से स्टार्ट होती है, बॉक्साइट से, NaOH से अभिक्रिया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की अभिक्रिया किससे कराई, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई, तो अपने को प्राप्त हो गया जलयोजित एल्यूमिना। इसको बोल रहे हैं अपन जलयोजित एल्यूमिना। यही चीज। अब ये बेयर विधि कंप्लीट हुई। इससे कहीं समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बता दिया है कि बेयर विधि कब तो अप्लाई करनी है, मैं हाथ रख रहा हूं, कब कब अप्लाई का, इसके लिए अप्लाई करनी है। अब विक्रमक ये होगा, विलियन ये बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसके अभिक्रिया के पश्चात फाइनल प्रोडक्ट एल्यूमिना बनेगा। क्लियर बात। चलिए बेयर विधि के बाद में अगली विधि लेते हैं अपन, होल विधि। तो देखिए होल विधि है, बहुत सिंपल विधि है, बहुत सिंपल सा मेथड है, कंसेप्ट वही बताइए। होल विधि है अगली, सेकंड नंबर। कब अप्लाई होगी भाई, अब तो बताओ कब अप्लाई होगी, तब अप्लाई होगी जब Fe2O3 की अशुद्धि आधिक्य में हो, आधिक्य में होगी तब अप्लाई करेंगे अपन होल विधि। और अभिकर्मक क्या होगा भाई, रिएजेंट है या विलायक में बोल दो इसको एक प्रकार से, तो क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। विलायक कौन रहेगा इसमें, सोडियम कार्बोनेट। अभिक्रिया किस प्रकार से होनी है देखिएगा। सबसे पहले जो बॉक्साइट है, ये ना, इसको अपन, ये है अपना बॉक्साइट। बॉक्साइट की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। कहीं पे भी घूमो, बनना तो वही है, ठीक है, तो बना दो भाई, बनना वही है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अपन क्या करते हैं, बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट में डाल करके संगलित करवाते हैं। संगलित करवाने पर क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, जो पीछे भी बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये लो साहब, ये बन गया, ठीक है। साथ ही साथ क्या बना, जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। सोडियम कार्बोनेट है ना, तो सोडियम कार्बोनेट कौन सी गैस मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहां से इसको डायरेक्ट कीजिए, तो 2 4 4 हो गया। चलिए समीकरण संतुलित, कार्बन कार्बन सिंगल, ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। समीकरण का संतुलन का मैं फिर कह रहा हूं कि समीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट पे ध्यान लगाइए। मैं तो समीकरण आदत है तो उस प्रकार से संतुलित मैं कर देता हूं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तीर का निशान दिखा दिया, बाहर चली जाएगी। अब यहां पर इसके बाद क्या होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये वाला प्रोडक्ट है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करते हैं, और 325 केल्विन ताप के ऊपर यह किसमें बदल जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन जल के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड ली ही है अपने, 325 केल्विन तापमान रखा है। तापमान का भी इतना नहीं, अपन लिख सकते हैं भाई उच्च ताप की बात करते हैं, यहां सीधा लिख दें भाई गर्म करते हैं अपन, भाई अपने को जैसे ज्यादा बहुत ज्यादा तापमान आ रहा है तो हाई टेम्परेचर अपन करना है, अपना काम हो सकता है यहाँ पर, लेकिन कोशिश करेंगे भाई जितना ज्यादा उसके अपने को याद रह जाएगा। इससे बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ ही साथ क्या मुक्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ये रहा, वापस प्राप्त हो गया ना अपने को, उसमें भी तो प्राप्त हो रहा था NaOH, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस विधि की अपन बात कर ले। अब इस विधि को चलो मैं फटाफट संतुलित कर देता हूं, ये लो साहब, ये संतुलन हो गया सीधा, ठीक है। चले अब इसको आगे देख लेते हैं, ये यहाँ ये लो साहब, अभी संतुलन की अवस्था में ये आ गया है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, और अपन देखते हैं कि भाई अब अपने पास क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आ गया सर, वापस वही कहानी आ गई ना, सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका बन गया अपने पास सफेद रंग का पीपीटी, प्रेसिपिटेट बन गया भाई। अब ये पीपीटी बन गया, अब इसको वही प्रक्रिया
इसे गर्म कीजिए, निस्थापन करवाइए, इसका सुखाइए, निस्थापन करवाइए। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्थापित होकर के यह बना लेता है, एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए सर, और यही तो आप चाह रहे थे। तो आ गई अपनी होल विधि अपने सामने, हो गया भाई काम। तो ये है अपनी होल विधि। तीसरी और इस बॉक्साइट के लिए जो अंतिम विधि दी जा रही है वो है सरपेक विधि। तो पढ़ते हैं अपन अगली विधि, सरपेक विधि। तो तीसरी विधि है यहां पर अपनी सरपेक विधि। और सरपेक विधि कब लगाई जाती है भाई? जब आधिक्य में क्या हो, SiO2 की अशुद्धि है वो आधिक्य में है, तब लगाते हैं अपन सरपेक विधि। और रिएजेंट क्या लेंगे अपन? कार्बन और नाइट्रोजन, कोक और नाइट्रोजन का मिक्सर ये रहेगा यहां का, इसके लिए रिएजेंट। चलिए बढ़ाते हैं इस पर। सिंपल सा ये रहा अपना बॉक्साइट, बॉक्साइट की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं। कार्बन का मतलब कोक है, यहाँ पर कोक कोयला पीस करके डाल दिया, नाइट्रोजन गैस है, तो इसके साथ में अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं। यहां होता कुछ यूं है कि यह एल्यूमिनियम नाइट्राइड में बदल जाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या बना? बॉक्साइट है वो कार्बन से अभिक्रिया करके किस में बदल जाता है? यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड में बदल जाता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल जाएंगे, H2O और CO, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर चले गए साथ। तो बॉक्साइट की अभिक्रिया अपन ने कार्बन और नाइट्रोजन से करवाई, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया और जल बाहर निकल गया है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? चलो संतुलित कर देते हैं इसको। 3 2 3 ये संतुलन की अवस्था में आ गया है अपने पास में। चलिए अब क्या बना अपना? एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। इसका क्या करवाते हैं अपन? जल अपघटन करवा लेते हैं। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का करवाते हैं अपन जल अपघटन। जल अपघटन, और जल अपघटन का नाम से आपको पता चल गया होगा कि अपना टारगेट क्या था? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाना। और साथ ही क्या बन गया अपने पास में? NH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ ही साथ क्या बन गया अपना? NH3 गैस बन गई। अब इसका क्या करवाते हैं फिर? निस्थापन। वही जो पीछे से प्रक्रिया चल रही है ना, अब तो नहीं है कोई दिक्कत, गर्म कर देते हैं, वायु की अब्सेंस में गर्म करते हैं, तो बन गया आपके पास में एल्यूमिना। Al2O3 H2O, ये 2 ये 3, ये हो गया, ये अपने पास में प्राप्त हो गया। क्लियर? एल्यूमिना यही तो प्राप्त करना चाह रहे थे अपन ने। अब यहां देखिएगा कार्बन का एक काम और है। वो काम क्या है? यह जो सिलिका की अशुद्धि है, सिलिका की अशुद्धि को कार्बन दूर करता है यहाँ पर, और कार्बन क्या करेगा? इससे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और सिलिकन बना लेगा। ये क्या होते हैं? ये वाष्पशील होते हैं। ये क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं, तो उड़ जाते हैं। और अपने पास बचा क्या रह गया? अपने पास बच गया ये मामला। अपने पास क्या रह गया? एल्यूमिना रह गया। जो सिलिका की अशुद्धि थी उस वह कोक से क्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकन बनाएगी, जो वाष्पशील होने के कारण वापस बाहर निकल जाएंगे और अपने पास एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, जिसका आगे अपन क्या करने वाले हैं? अपचयन करने वाले हैं। तो ये था आज का अपना बॉक्साइट का सांद्रण। बॉक्साइट के सांद्रण की तीनों विधियां मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाने का प्रयास किया है। आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बने होंगे, कौन सी विधि कब अप्लाई करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसके लिए ये विधि अप्लाई होने वाली है। तो पढ़िए आप बहुत अच्छे से। आज के इस लेक्चर में इसी के साथ में इस लेक्चर को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि अच्छे से क्लियर हो गया हो तो फिर इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स आपको उपलब्ध होते रहेंगे, लेकिन आप खुद भी बनाइए, मेहनत कीजिए। और यहाँ सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण हो जाती है स्व अनुशासन।
क्योंकि आप खुद जान रहे हैं वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो कतई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कक्षागत शिक्षण किया जा सके, यानी कक्षाओं में बैठा करके सामूहिक रूप से शिक्षण की जो प्रक्रिया अपनी है वह अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं हो रही। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि आप स्व अनुशासन को अपनाएं और खुद तय करें कि मुझे इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है। तो मुझे विश्वास है, आशा है और पूर्णतः उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।